Okay, hello, very good afternoon. बेटा मेरी वॉइस अभी को ऑडिबल अगर है तो प्लीज मुझे आप बताना। मैं आपको क्लियर दिखाई दे रही हूँ और मेरी वॉइस ऑडिबल है, अगर है तो प्लीज आप मुझे जरा बता देना, ठीक है। क्लियर है किरण प्रजापति? ओके। सॉरी, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज थोड़े से प्रॉब्लम थी आज, तो इसलिए क्लास अब थोड़ी लेट हो गई है, ठीक है। लेकिन आपकी क्लास में 2 to 3 वाला बैच भी लगा हुआ है बेटा, उस टाइम पे भी हम क्लास को कवर करेंगे अभी। और तो आपको कोई आइडिया है कि कल क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ाया था? कल क्लास में क्या क्या हुआ है? कल आपकी क्लास में हमने नेशनल इनकम को स्टार्ट कराया था, देश के अंदर राष्ट्रीय आय को कैसे निकालते हैं वो उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। और हम यहाँ पे पहुंच चुके थे कि बेटा राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को, देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, इस पर हमने फाइंड आउट किया था। कल हमने ये पढ़ा था कि देश की राष्ट्रीय आय को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, देश की नेशनल इनकम को हम 3 तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या? एक तो होगा बेटा, आपने पढ़ा था कल, इनकम मेथड, ये हम कवर कर चुके हैं। एक है इनकम मेथड, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि। एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। और तीसरा है क्या? इनकम, एक्सपेंडिचर। और तीसरा मेथड होगा, क्या होगा तीसरा मेथड? तीसरा होगा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग आप देश की राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हो। 3 तरीके हैं देश की राष्ट्रीय आय को निकालने के, देश की राष्ट्रीय आय को फाइंड आउट करने के, ठीक है। या तो हम आय विधि लेंगे, आय विधि के अनुसार निकालेंगे, या फिर हम व्यय विधि के अनुसार देश की राष्ट्रीय आय को निकालेंगे, और फिर बेटा या हम उत्पादन विधि प्रणाली के अनुसार देश की राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरीकों से हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि इनकम मेथड को हमने क्यों अडॉप्ट नहीं किया उस वक्त में, क्यों हम एक्सपेंडिचर मेथड को अडॉप्ट करके नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने लगे, क्या रीजन है इस वाले मेथड को अडॉप्ट करने के, क्या रीजन है ना। तो इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। व्हाट इज प्रोडक्ट मेथड? आपको बताया था पिछले क्लास में बेटा कि जीडीपी, अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की, तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि क्या होता है जीडीपी। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? बेटा सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझ रहे हैं? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझ रहे हैं? जीडीपी होता क्या है, ठीक है। जीडीपी का क्या मतलब है, जीडीपी से आप क्या समझते हो? तो देखो समझो थोड़ा सा। देश में, या लिखो देश की भौगोलिक, हमारे देश मतलब भारत, भारत की भौगोलिक, बेटा भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित उत्पादित होने वाले उत्पादित होने वाली होने वाली सभी वस्तुओं होने वाली सभी वस्तुओं व सेवाओं के
योग को वर्ष के अंत में जीडीपी कहा जाता है। बेटा वर्ष के अंत में जीडीपी कहा जाता है। ये टॉपिक कल यहाँ तक कवर हुआ था कि जीडीपी क्या है। जो भी वस्तुएं देश के अंदर उत्पादित हो रही हैं, जिन भी चीजों का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, थोड़ा समझ लो। मान लीजिए कि आप कि ये इंडिया है बेटा, देश की भौगोलिक सीमा मतलब देश के ही अंदर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुएं, देश के ही अंदर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं का जो जोड़ है, सभी वस्तुओं का जो योग है, वो जीडीपी कहलाएगा। ठीक है। देश के अंदर जो भी चीज आप बना रहे हो, फाइनल गुड्स, बेटा देश के अंदर आप जो भी चीजें बना रहे हो, अंतिम वस्तुओं का जो योग है वो जीडीपी कहलाता है। देश के अंदर, देश के भीतर उत्पादित होने वाली सभी वस्तुओं व जो सेवाओं का योग है वो जीडीपी कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जीडीपी का मतलब क्या है। देखो समझो, मैंने आपसे बोला कि बेटा देश के अंदर जो भी गुड्स, गुड्स का मतलब है वस्तुएं, और जो भी सेवाएं मतलब सर्विसेज बनती हैं, उनका जो योग है वो जीडीपी है, वो जीडीपी है। ठीक। अब मेरा आपसे क्वेश्चन हो जाएगा कि मुझे बताइए फिर कि भाई जीएनपी क्या है। बेटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? जीडीपी का मतलब हो गया सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब हो गया ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक। लेकिन जब हम जीएनपी निकालेंगे तो जीएनपी को कैसे निकालेंगे? बेटा जीएनपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? जीएनपी को कैसे निकालते हैं, थोड़ा समझो। देखिए जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, जो भी देश के बाहर चीजों को हम बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट करना मतलब निर्यात करना, बेचना, जिन भी चीजों को हम बेचते हैं, तो बेटा बेचने से जो भी हमको पैसा मिलता है, अब क्योंकि पैसा देश के अंदर आएगा, जब हम चीजों को बेचेंगे बाहर जाकर, देश के अंदर पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो मतलब देश के अंदर पैसा आएगा मतलब इन हो रहा है, पैसा आ रहा है। जब पैसा इन होता है तो बेटा उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है। जब पैसा आएगा तो प्लस होगा। ठीक। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप चीजों को बाहर से खरीद रहे हो, दैट मीन्स कि आप आयात कर रहे हो। बेटा जब आप आयात करते हो मतलब चीजों को, वस्तुओं को बाहर से खरीदते हो। जब आप चीजों को बाहर से खरीदते हो तो पैसा बाहर जाएगा, क्योंकि फ्री में तो नहीं लेके आओगे ना। जब हम चीजों को बाहर से खरीदेंगे तो देश के अंदर से पैसा बाहर जाएगा। जब देश के अंदर से पैसा बाहर जाएगा तो वो क्या हो रहा है? वो बेटा एक्स आउट, वो क्या हो रहा है? आउट हो रहा है पैसा। जब देश के बाहर पैसा जाएगा तो पैसा क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। और जो पैसा आउट हो रहा है उसको आप क्या करोगे? उसको आप माइनस करोगे। ठीक है। तो जो पैसा आ रहा है वो प्लस है, जो पैसा जा रहा है वो माइनस है। तो आएगा तो प्लस होगा और जाएगा तो माइनस हो जाएगा। वेरी गुड किरण। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो भी हमारी जीडीपी है, जो भी हमारी जीडीपी है, उसमें बेटा आप प्लस कर दो उस पैसे को जो बाहर से इंडिया में आ रहा है, और माइनस कर दो उस पैसे को जो बाहर इंडिया से जा रहा है। तो जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो भी यहाँ पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उसको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो ये जीएनपी बन जाएगा। जीएनपी का मतलब कैसे बेटा कि हमने क्या किया, हमने जीडीपी में से जीएनपी को निकाला है। मतलब क्या है कि ये जो डोमेस्टिक था ना, ये जो घरेलू लेवल था डोमेस्टिक, बेटा ये जो घरेलू था, घरेलू घरेलू, इसमें से आप नेशनल मतलब बाहर से पैसे को आए हुए, जो पैसा देश के बाहर से भी इंडिया में आ रहा है, जो राष्ट्रीय लेवल पे देश के बाहर से इंडिया में आ रहा है, जब आप डोमेस्टिक से एंड नेशनल में जाओगे तो आप उन चीजों को भी प्लस माइनस करोगे जो चीजें हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के टाइम पर कर रहे होंगे। ठीक है। तो जीडीपी का मतलब क्या हो गया? जीडीपी का मतलब क्या हो गया? जीडीपी में से आप उस पैसे को प्लस कर दो जो बाहर से इंडिया में आ रहा है, और उस पैसे को आप माइनस कर दो जो बाहर जा रहा है, तो निकल कर आ जाएगा जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके रजिया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
जीएनपी। अब बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अच्छा ऐसा है, फिर हमें ये बताइए कि भाई फिर एनएनपी क्या होता है? व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट? बेटा एनएनपी क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट से आप क्या समझ रहे हो? वेरी गुड, गुड किरण। बेटा एनएनपी का मतलब है नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट। इससे आप क्या समझ रहे हो? इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है इसका? बेटा एनएनपी का मतलब क्या? आप देखो समझो, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये जीएनपी है ये जो जीएनपी है ना, हमने क्या किया, हमें पहले जीएनपी में से एनएनपी निकालना है। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि हमें जीएनपी में से एनएनपी निकालने का क्या मतलब है? यहाँ पर एनएनपी निकालने का मतलब क्या है कि हम ग्रॉस में से नेट निकालेंगे। यही तो मतलब है कि भाई हम सकल में से नेट निकालेंगे, निवल निकालेंगे। अब समझो एग्जांपल ले लो कि ये जो पेन है, ये कोई पेन है, इसकी कीमत जब ये पेन आया होगा, मान लीजिए एग्जांपल, इसकी कीमत बेटा 500 रुपए रही होगी। ठीक है, ये कोई पेन है, जब इसको लिया गया होगा इसकी कीमत 500 रुपए, 500 रुपीज रही होगी। लेकिन लेकिन अब ये जो पेन है, मैं इसको सेल करना चाहती हूँ, मैं इसको बेचना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इसके 500 रुपए ही मिल जाएँ, क्योंकि काम तो बराबर कर रहा है। ठीक है? जिस वक़्त में मैंने ये पेन लिया था, उस वक़्त में ये 500 रुपए का था, तब भी ये ऐसे ही चलता था जैसे कि अब चल रहा है, और मैं अपने इस पेन को 500 रुपए में आपको बेचने को तैयार हूँ। क्या आप इस पेन को मुझसे 500 रुपए में ले लेंगे? येस और नो? बेटा जब ये पेन लिया गया था तब ये 500 रुपए का था, और अभी भी मैं इसको 500 में ही बेच रही हूँ, क्योंकि पेन वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। कोई इश्यू नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आ रही, देखो चल रहा है। क्या आप इस पेन को ले लोगे मुझसे 500 में? नहीं लोगे ना, अब क्या बोलोगे कि अरे मैडम ये तो पुराना हो गया है, ये तो पेन ही पुराना हो गया है। अगर पेन ही पुराना हो गया है, या कोई भी चीज आउट ऑफ फैशन हो गई है, या किसी भी चीज में कोई भी टूट फूट हो गई है, या किसी चीज की जो टाइमिंग है वो खत्म हो गई है, वैलिडिटी खत्म हो गई, वो चीज एक्सपायर हो गई है, या वो चीज आउट ऑफ फैशन हो गई है, या वो चीज अब ट्रेंड में ही नहीं है, या उस चीज की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, ऐसा कोई भी अगर कारण होता है, तो किसी भी चीज की बेटा ऑटोमेटिकली टाइम के साथ साथ भी उस चीज की वैल्यू में कमी आ जाती है। ठीक है, अब ये जो पेन है, ये पहले आपने लिया होगा, मैंने लिया 500 रुपए का था, लेकिन अभी 500 में जाएगा नहीं, बेशक ये काम कर रहा है। आपने मान लीजिए आपने आज की डेट में कोई कार परचेज करी, आपने मान लीजिए आप 20 लाख रुपए की कार ली, और उस कार की कीमत 15 लाख रुपए है। आप सॉरी, आपने कोई कार ली, उसकी कीमत है 20 लाख रुपए, और इंडिया में पेट्रोल वाली कार 15 साल ही चलती हैं। ठीक है, अब आपने उस कार का बहुत ही कम इस्तेमाल किया, आप साल 6 महीने में उस कार को यूज कर रहे हो। अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, लेकिन आपकी जो कार है वो तो डेप्रिशिएट हो रही है ना, उसका तो धीरे धीरे मूल्य ह्रास हो रहा है। तो क्या होता है कि एनएनपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको निकालना है यहाँ पर एनएनपी, बेटा अगर हमको एनएनपी निकालना होता तो हम क्या करते हैं, तो हम इस जीएनपी में से, तो हम यहाँ इस जीएनपी में से, ये जो जीएनपी निकल कर आएगा, इस जीएनपी में से आप माइनस कर दोगे क्या, मूल्यह्रास को, डेप्रिसिएशन को। आप यहाँ से मूल्यह्रास को माइनस कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। मतलब क्या है कि भाई जीएनपी हमने क्या पढ़ा था अभी, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। फिर है बेटा एनएनपी, एनएनपी क्या पढ़ा था हमने हमने अभी, जीएनपी जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन बोले तो मूल्यह्रास। ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है कि भाई आप इसे किस पे निकाल रहे हो, आप इसको बेटा फैक्टर कॉस्ट पे निकाल रहे हो, या फिर आप इसको मार्केट के प्राइस पे निकाल रहे हो, बाजार मूल्य पे निकाल रहे हो, किस पे निकाल रहे हो? अब देखो सिंपल सी बात ये हो गई, भाई अगर आप किसी भी चीज को बनाते हो, मान लीजिए आपने कोई भी चीज 1 यूनिट की बनाई है, ठीक है बेटा, आपको 1 यूनिट चीज को बनाने में एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ₹100 आपको लग रहे हैं, आपने 100 रुपए की लागत कॉस्ट, बेटा आपने 100 रुपए की लागत लगाकर कोई चीज बनाई है, और आपको लागत आई है 100 रुपए। क्या इस चीज को आप 100 रुपए में बेचोगे? क्या इस चीज को आप 100 रुपए में ही बेच दोगे? नहीं बेचोगे। आप क्या बोलोगे कि भाई मेरी तो जो 1 यूनिट है
उसे मैं 150 रुपए में बेचूंगा, मैं उसको 150 रुपए में ही बेचूंगा, इससे कम पे नहीं। तो बेटा जिस प्राइस पर आप कोई चीज को बेचने को तैयार हुए हो, वही प्राइस आपका कहलाता है मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। चीज को आप जिस भी भाव में अपनी वस्तु पर बेचने को तैयार हुए हो, उसी को हम बोल देते हैं उस वस्तु का क्या, बाजार मूल्य, फिर मार्केट प्राइस। ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा कि आप जो चीज है उसको मार्केट प्राइस से बेचोगे फिर फैक्टर कॉस्ट से बेचोगे, तो फैक्टर कॉस्ट पे तो हम बेचेंगे नहीं। ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा जब हम कोई चीज बनाते हैं, जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसको बनाने में हमको लागत आती है। ठीक है। भाई हमने हमें कोई जमीन चाहिए होगी, हमने रेंट पे जमीन ली, हमने किराए पे कोई जगह ली, फिर हमने लेबर लगाई, फिर हमने ब्याज पे लेकर उसमें पैसा भी लगाया। ठीक है। तो बेटा हमारी जमीन है, हमने जमीन किराए पे ली, हमारी लेबर है, हमने मजदूर लिए, हमारी पूंजी है, हमने पैसा मार्केट से उठाया है। तो जो चीज आपको खर्चे करके आई है, उन चीज वो कम से कम आप वो जो अपना खर्चा है उसको तो वसूल करोगे ना, उसको तो आप क्या चाहोगे कि मेरा पैसा सारा वसूल हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बेटा सिंपल सी बात ये हो गई है कि जो हमारे फैक्टर कॉस्ट हैं, तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इनको हम क्या बोल देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, इनको हम क्या बोल देते हैं, फैक्टर ऑफ कॉस्ट या फैक्टर्स। ये सब फैक्टर्स लगे हैं, अब समझो। अब एक बात समझो मान लीजिए कि आपने कोई जमीन खरीदी है। ठीक है। आपने कोई जमीन खरीदी है, ये जो आपने जमीन खरीदी है, खरीदी मतलब आपने इस जमीन को रेंट पे लिया है, तो बेटा इसका आप रेंट पे करते हो। ध्यान रखना, जो कॉस्ट होती है, जो लागत होती है, वो दो प्रकार की होती है। लागत बेटा दो प्रकार की है, एक है फिक्स्ड कॉस्ट, एक है फिक्स्ड, और एक है वेरिएबल। फिक्स का मतलब क्या होता है कि ये वाली लागत आएगी ही आएगी, ये फिक्स है। ठीक है। ये वाली लागत आएगी ही आएगी, ये फिक्स है, इसमें से कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने कोई भी काम शुरू करने के लिए, बेटा आपने कोई भी काम शुरू करने के लिए कोई जमीन रेंट पे ली। अब आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। अब मान लो कि आपने दोनों महीने काम किया, आपने अगस्त में भी काम किया मान लीजिए, और आपने सितंबर में भी काम किया। बेटा अगस्त में आपने 10 दिन का ऑफ ले लिया, आपने 10 दिन काम नहीं किया। आपके अगस्त में 10 डेज, आपने 10 डेज का ऑफ ले लिया, आपने अगस्त में कितने दिन काम किया। इसका मतलब ये है कि आपने अगस्त में अपनी फैक्ट्री के अंदर लगभग 21 दिन काम किया, और जबकि सितंबर में आपने पूरे 30 दिन, 30 डेज काम किया। अब बेटा रेंट में, अब क्योंकि आपने काम ही नहीं किया, तो आपने इस जमीन को यूज भी नहीं किया। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई जो रेंट है वो कौन से महीने में ज्यादा जाएगा, जो रेंट है वो कौन से महीने में ज्यादा जाएगा, अगस्त में ज्यादा जाएगा फिर सितंबर में ज्यादा जाएगा। बेटा जो रेंट का पैसा है, जो किराया है, उसे आप कौन से महीनों में ज्यादा दोगे, अगस्त मंथ में या सितंबर मंथ में, ये क्वेश्चन है। अगस्त मंथ में होगा या सितंबर मंथ में होगा, किरण, रजिया। भाई सिंपल सी बात है ना, बेटा रेंट तो हमको देना ही पड़ेगा, रेंट तो हमको देना ही पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे 10 डेज काम ना करें, हमें 20 डेज काम ना करें, हम कहीं काम ही ना करें, हम कुछ भी काम ना करें, लेकिन हमें रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। जब रेंट पे करना पड़ेगा तो बेटा रेंट क्या हो गई, रेंट हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। रेंट हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। अब बेटा यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पर आपने क्या देखा कि भाई जब हमने काम ही नहीं किया, तो जो लाइट का बिल है, जो बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो कौन से महीने में ज्यादा आएगा, अगस्त में ज्यादा आएगा फिर सितंबर में ज्यादा आएगा। भाई आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा, आपने लाइट का इस्तेमाल करा, तो कौन से मंथ में आपने ज्यादा काम किया, तो क्या कौन से मंथ का जो लाइट का बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, बेटा पावर का बिल है, वो कौन से महीने में ज्यादा आएगा, ये क्वेश्चन है मेरा। कौन से मंथ का ज्यादा बिल बनता है, आप क्या बोलेंगे कि भाई अगस्त में ज्यादा दिन काम नहीं हुआ है, तो सितंबर का बिल ज्यादा आएगा, ना कि अगस्त का बिल ज्यादा आएगा। सितंबर का बिल ज्यादा आएगा। ठीक है। सितंबर का जो बिल होगा वही ज्यादा आएगा। बेटा सितंबर का जो बिल है वही ज्यादा आएगा। ठीक।
तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो बिल है वो वेरी करेगा, वो अलग अलग हो सकता है। तो जो लाइट का बिल है वो कैसी कॉस्ट है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट है, वो हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। तो जो चीजें, जो पैसा फिक्स है कि भाई जाएगा ही जाएगा, जैसे कि एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, जाएगा ही जाएगा, तो हो गई फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि लेबर है, आपने अपने काम में, अपनी फैक्ट्री में आपने लेबर भी लगाई है, बेटा लेबर मतलब मजदूर, मतलब मजदूर मतलब जो पर डे के हिसाब से काम करते हैं, पर डे का मतलब क्या हो गया कि आप उनको पैसा दोगे तो लेबर आएगी, पैसा नहीं दोगे, आप उनको नहीं बुलाओगे, आप कुछ काम नहीं है आपको उनका, तो लेबर नहीं आएगी। ठीक है, आप बुलाओगे तो लेबर आएगी, नहीं बुलाओगे तो नहीं आएगी। तो बेटा लेबर आपने 10 दिन बुलाई ही नहीं है, तो लेबर का जो खर्चा है वो अगस्त में कम हुआ होगा, सितंबर में ज्यादा हो गया होगा। इसका क्या मतलब समझेंगे कि भाई जो लागतें होती हैं वो कुछ फिक्स्ड हैं, कुछ वेरिएबल है। ठीक है, कुछ लागतें फिक्स्ड हैं और कुछ लागतें वेरी करती हैं, वेरिएबल हैं। क्या हो रहा है? ठीक है, चलिए, तो अब हम निकालेंगे नेशनल इनकम को। कैसे बेटा, नेशनल इनकम को कैसे निकाल लेंगे भाई? नेशनल इनकम को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, नेशनल इनकम एट द रेट, हम निकाल रहे हैं इसको फैक्टर कॉस्ट पे, कैसे निकालेंगे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है, अगर हमको पता नहीं, मुझे आपके जो कमेंट्स है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए, तो बेटा जो भी आपका एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, अगर आप उसमें से माइनस कर दो, भाई अगर हम उसमें से माइनस कर दें इनडायरेक्ट टैक्स को, और उसमें अगर हम जोड़ दें सब्सिडी को, तो वो निकल के क्या आ जाएगा, तो वो निकल कर आ जाता है नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आ जाता है। ठीक है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अगर आप एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से माइनस कर दोगे अगर इनडायरेक्ट टैक्स को, और बेटा प्लस कर दोगे सब्सिडी को, तो निकल कर आ जाएगा। ओके, चलिए, अब फिर अगर बात करें, बताओ फिर पर कैपिटा इनकम, बेटा प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलते, तो आप क्या करोगे, जो भी देश की कुल राष्ट्रीय आय है, जो भी देश की कुल राष्ट्रीय आय है, अगर आप उसमें उसको डिवाइड कर दो किससे, देश के कुल जनसंख्या से, कुल जनसंख्या से, तो निकल के आ जाएगी कुल जनसंख्या से। ठीक, पर कैपिटा इनकम। और बेटा देश का जो पर कैपिटा इनकम है उसमें जो रैंक है इंडिया की, वो 139th है, और इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1,72,000 रुपए है। इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,72,000 रुपए है, प्रति व्यक्ति आय है इंडिया की। ठीक है, इंडिया का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,72,000 रुपए है। क्लियर? चलिए, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पूछ लेगा आपसे। और अगर हम बात करें आपके सिलेबस की, तो आपकी क्लास में बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक, इंट्रोडक्शन कराया था इकोनॉमिक्स का क्लास 1 में। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स आपकी क्लास में हो चुका है टॉपिक। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग इन इंडिया। ओके, फिर आपने कवर किया था बजट, आप कवर कर चुके हो ऑलरेडी प्लानिंग कमीशन को, प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग आप कवर कर चुके हो, आपको स्लाइड मिल गई होंगी इसकी। ठीक है, अब आपने पढ़ा है यहाँ पर नेशनल इनकम को, बेटा राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम। ओके, चलो, अब आपकी क्लास में जो टॉपिक शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग के बाद, वो क्लास का टॉपिक होगा क्या,
टॉपिक होगा बेटा फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार। आपकी क्लास का टॉपिक है विदेश व्यापार, जिसमें आप पढ़ते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट को, बीओपी को क्या होता है, बीओपी क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होते हैं, ये सब कुछ आप कवर करोगे क्लास में आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। ठीक है, तो क्लास का नेक्स्ट टॉपिक होगा फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार। चलिए, देखो विदेश व्यापार बेटा, विदेश व्यापार को पढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि विदेश और व्यापार से क्या मतलब है। बेटा जब देखो कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो ट्रेड नहीं करती होगी। हर एक देश के अंदर थोड़ा बहुत ट्रेड तो होता ही है, क्योंकि हर चीज हमारे पास सफिशिएंट हो वो पॉसिबल नहीं है। तो जिस चीज की हमें कमी है, जिस चीज की भी हमको कमी है, हम उस चीज को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए ट्रेड करते हैं। सिंपल सी बात है। जिस भी चीज की हमारे देश में कोई भी कमी होती है, उस चीज को खरीदने के लिए हम व्यापार करते हैं। तो नो डाउट इंडिया देश के बाहर से भी व्यापार करता है, देश के अंदर हम बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। ठीक। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई हम किस चीज का व्यापार करते हैं, हम क्या खरीदते हैं। दूसरी बात ये है इम्पोर्टेंट कि भाई बताइए, देश में जो ये विदेश व्यापार होता है, ये कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। बेटा विदेश व्यापार के लिए कौन सा मंत्रालय पॉलिसी बनाता है, नीतियां बनाता है, तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा मंत्रालय है वो। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बेटा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, दैट मीन्स वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। ये आएगा वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंदर। ठीक है, देश में जो विदेश व्यापार नीति है, बेटा जो भी देश के अंदर विदेश व्यापार नीति है वो वाणिज्य वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर में आती है। ठीक। अब भाई हम विदेशों से क्या खरीदेंगे, क्या ही हम खरीदेंगे। बेटा विदेशों से हम जो व्यापार करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, क्या खरीदेंगे। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास कुछ सब कुछ हो, है ना। हर एक कंट्री के पास कुछ ना कुछ तो कमी है, और बेटा हर एक कंट्री उस कमी को पूरा करने के लिए व्यापार करती है, ट्रेड करती है। अब जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे कि होते हैं ना मुनीम जी टाइप लोग, मुनीम जी, साहूकार, बनिए, तो उनका एक बही खाता होता है। जो भी वो चीजों को बेचते हैं, सेल करते हैं, उसको वो रिकॉर्ड करते हैं कि भाई उसको हम रिकॉर्ड करें रिकॉर्डिंग बुक में कि हमें क्या क्या चीजें खरीदनी है, क्या क्या हमको बेचना है, सुबह से लेके शाम तक हमने क्या खरीदा और सुबह से लेके शाम तक हमने क्या कुछ बेचा है। तो जो भी हम पूरे दिन में सुबह से लेके शाम तक खरीदते हैं, बेचते हैं, उन सब की एंट्री, उन सब की बेटा रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड करते हैं अपने वही खाते में, है ना। तो जैसे कोई भी शॉपकीपर अपने सामान को खरीदने बेचते वक्त रिकॉर्ड करता है कि हमने क्या खरीदा और क्या हमने बेचा, रिकॉर्ड करता है अपने लाल रंग की बुक में बही खाते के अंदर, वैसे ही हम भी ट्रेड करते हैं, हम भी अपनी चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो नो डाउट जब एक छोटा सा व्यापारी हर चीज की रिकॉर्डिंग करता है, तो हम तो फिर भी, हमारा जो देश है इतना बड़ा, भारत इतना बड़ा देश है हमारा, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए बेटा हमने क्या चीज़ एक्सपोर्ट करी, क्या चीज़ें इंपोर्ट करी, हमें भी ट्रेड कर, जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें भी अपने ट्रेड की हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। हम हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं कि हमने क्या खरीदा है और क्या हमने बेचा है। ठीक है, तो हम या तो वस्तुएं खरीदेंगे बेटा, या तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, ध्यान समझना पहले, या हम इंपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट का मतलब है कि हम निर्यात करेंगे, या तो हम चीजों को बेचेंगे, मतलब बेचना, या फिर हम क्या करेंगे बेटा, या फिर हम आयात करेंगे, मतलब चीजों को खरीदना, बेचना और खरीदना। ठीक है, बेचना और खरीदना। अब भाई हम क्या बेचेंगे, क्या खरीदेंगे। बेटा या तो हम गुड्स
वस्तुएं खरीदेंगे, गुड्स का मतलब है वस्तुएं, या तो हम वस्तुएं खरीदेंगे, ठीक है, या फिर हम सर्विसेज सेवाएं खरीदेंगे या बेचेंगे। वस्तुएं और सर्विसेज मतलब सेवाएं, सेम, गुड्स एंड सर्विसेज, खरीदना बेचना, ठीक है। बेटा अगर हम चीजों को खरीदेंगे और बेचेंगे, समझो, अगर हम चीजों को बेच रहे हैं, अगर हम चीजों को बेच रहे हैं, हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, कोई इंडिया में इलाज कराने के लिए आ रहा है, कोई इंडिया में घूमने के लिए आ रहा है, कोई इंडिया में पढ़ने के लिए आ रहा है, तो हमसे क्या ले रहा है, वो हमसे हमारी सर्विसेज ले रहा है, हमसे हमारी सेवाएं ले रहा है। तो बेटा जब कुछ हमसे जिस को हम कोई बेचेंगे, तो जब हम चीजों को बेचेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो बेटा पैसे की एंट्री प्लस में होगी, ठीक है। और अगर हम चीजों को खरीदते हैं, अगर हम इंपोर्ट करते हैं, तो बेटा फ्री में तो करेंगे नहीं, हमारे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, माइनस में करेंगे, ठीक है। तो चीज पैसा आएगा तो प्लस होगा, और जाएगा देश के बाहर तो माइनस होगा। जब इंपोर्ट होगा तो पैसा माइनस होगा, जब एक्सपोर्ट होगा पैसा प्लस होगा, और यहाँ पर दोनों की एंट्री प्लस माइनस में होती रहेंगी, पैसा आएगा तो प्लस और जाएगा तो माइनस, ठीक है। पैसा आएगा तो प्लस होगा और जाएगा तो माइनस होगा। दूसरी बात, दूसरी बात, अगर आप गुड्स खरीदते हो, गुड्स बेचते हो, बेटा अगर आप गुड्स खरीद रहे हो और आप गुड्स बेच रहे हो, गुड्स का मतलब वस्तुएं, ठीक है, जिनको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, अगर आप वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, इसका मतलब ये है बेटा कि आप विजिबल ट्रेड कर रहे हो। मतलब क्या है कि जो चीजें हमें दिख रही हैं, जो हमें दिख रही हैं, ठीक है, जो कि दृश्यगत है, जो हमें दिख रहा है, विजिबल ट्रेड। और अगर आप सर्विसेज का लेन देन करते हो, आप सर्विस ले दे रहे हो, बेटा वो दिखती नहीं है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं आपको टीचिंग दे रही हूँ, टीचिंग कोई सामान नहीं है कि मैं आपको दे दूंगी, वो आपको बोल रही हूँ और आप मेरे से सर्विस ले रहे हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनविजिबल ट्रेड। अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, तो हम विजिबल ट्रेड कर रहे हैं। और बेटा अगर हम सर्विसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इनविजिबल ट्रेड का मतलब क्या है, अदृश्य, अदृश्य व्यापार। जो दिख रहा है वो दृश्य है, जो नहीं दिख रहा है वो अदृश्य है, ठीक है। अगर आप गुड्स बेचते हो, गुड्स खरीदते हो, इसका मतलब ये है कि आप विजिबल ट्रेड कर रहे हो। और अगर आप सर्विसेज लेते और देते हो, इसका मतलब ये है कि बेटा आप इनविजिबल ट्रेड कर रहे हो, आप इनविजिबल इनविजिबल ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। सर्विसेज, ओके। आप समझो, अगर आप बेटा गुड्स खरीदते हो, गुड्स मतलब वस्तुएं, अगर आप गुड्स खरीदते हो, गुड्स बेचते हो, अगर हम गुड्स खरीदते हैं और गुड्स बेचते हैं, तो इसकी एंट्री हम किस नाम के रजिस्टर में करते हैं, इसकी जो एंट्री है वो कौन से रजिस्टर में की जाएगी। बेटा अगर आप सिर्फ गुड्स खरीद रहे हो और गुड्स ही बेच रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे, आप सामान वस्तुएं, आप सामान बेचते हो खरीदते हो, अगर सिर्फ वस्तुओं का ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, इसकी एंट्री को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड, बेटा इसकी एंट्री को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड नाम के रजिस्टर में करते हैं। मतलब क्या है, हिंदी में व्यापार शेष, ठीक है, व्यापार शेष। और अगर समझो, अगर बेटा आप गुड्स के साथ साथ, अगर आप गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी एक्सचेंज करते हो, बेटा अगर आप गुड्स के साथ साथ सर्विस भी ले दे रहे हो, आप व्यापार भी कर रहे हो, गुड्स के साथ साथ आप सर्विसेज भी एक्सचेंज कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप दोनों में व्यापार कर रहे हो, इसकी एंट्री को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, बीओपी में इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है हिंदी में, बीओपी का मतलब है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, भुगतान शेष, ठीक है, भुगतान शेष। अगर आप सामान बेचते हो, सामान खरीदते हो, तो इसकी एंट्री को बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड नाम के रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर आप सामान के साथ साथ सर्विसेज भी, अगर बेटा आप वस्तुओं के साथ साथ, अगर आप वस्तुओं
वस्तुओं के साथ-साथ सेवाएँ भी सेवाएँ भी ले दे रहे हो, तो आप इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कहाँ करोगे? आप इस चीज़ की रिकॉर्डिंग को बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम के रजिस्टर में करोगे। आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? ओके। आज मुझे यहाँ पे कमेंट नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रहे हैं ये मेरे को भी नहीं पता, समझ में आ रहा है। मैं चेक कराऊंगी लेकिन। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बताइए, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये क्या चीज है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है? बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि जहाँ पे भी हम गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ भी हम सामान और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे कि हमने देश के बाहर से क्या कुछ मंगाया है, क्या कुछ खरीदा है, या फिर देश के बाहर हमने क्या कुछ बेचा है, क्या कुछ बेचने वाले हैं, हम सर्विस हमें दी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग उसकी रिकॉर्डिंग बेटा हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करते हैं। ठीक। अब इसके अंदर दो टाइप के अकाउंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे मोटे मोटे। पहला अकाउंट है इसके अंदर करंट अकाउंट। बेटा पहला अकाउंट इसके अंदर होता है करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट का क्या मतलब है? चालू खाता। ठीक है। करंट अकाउंट का मतलब क्या है यहाँ पर? चालू खाता। बेटा यहाँ पर प्रतिदिन के आधार पर वस्तुओं व सेवाओं का आयात एंड निर्यात। यहाँ ऐसी यहाँ पर ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की एंट्री होती है जिन चीज़ों को हम डेली बेसिस पर खरीदते और बेचते हैं। बेटा जिन भी चीज़ों को हम डेली बेसिस पर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उन सब की एंट्री को हम कहाँ करेंगे? उन सब की एंट्री को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट अकाउंट का जो रजिस्टर होता है उसके अंदर करेंगे। ठीक है। करंट अकाउंट का मतलब ही क्या है? जहाँ पर डेली बेसिस के चीज़ों का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर बेटा हम या तो गुड्स खरीदेंगे, गुड्स बेचेंगे, तो जो भी इसकी एंट्री होगी प्लस या माइनस वो करेंगे। गुड्स का मतलब क्या है? कि हम यहाँ विजिबल ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। और या फिर हम सर्विसेज, सेवाएं लेंगे और देंगे, देंगे भी और लेंगे भी, तो भी एंट्री प्लस या माइनस में होगी। ठीक है। और इसके अंदर रिकॉर्डिंग होती है जो भी गवर्नमेंट को गिफ्ट्स मिलते हैं। अब जैसे कि देश के प्रधानमंत्री, देश के कोई भी मंत्री, देश के बड़े बड़े लीडर अगर देश के बाहर कहीं जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, किसी भी देश की विजिट पर जाते हैं, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे देश के लीडर्स को, देश के मंत्रियों को अगर कोई भी गिफ्ट देते हैं, तो बेटा अगर वो उनकी ऑफिशियल विजिट है, अगर वो उनकी कार्यकारी यात्रा है, देश की अपनी ऑफिशियल विजिट है, तो वो जो उनको गिफ्ट मिला है वो उनका पर्सनल गिफ्ट नहीं है। वो जो उनका गिफ्ट है, वो उनका गिफ्ट अपना पर्सनल नहीं है, वो देश का गिफ्ट है। ठीक है। अगर मिस्टर मोदी देश के बाहर कहीं जा रहे हैं, उनको कोई भी अगर गिफ्ट मिल रहा है, तो वो गिफ्ट उनका अपना नहीं है, वो गिफ्ट उनको दिया गया है। ठीक है। तो वो जो गिफ्ट है वो देश का गिफ्ट है, उसकी भी रिकॉर्डिंग यहाँ होगी। ठीक है। उसकी भी रिकॉर्डिंग को हम यहाँ पर करते हैं। किसी भी देश के मंत्री को क्या कुछ मिलने जा रहा है, मिल रहा है, इसकी एंट्री को यहाँ करेंगे। अगर मान लीजिए आप देश के प्रधानमंत्री को कोई सीनरी गिफ्ट कर रहा है कोई, तो उस सीनरी को देश के प्रधानमंत्री अपने घर में पर्सनली जाके लगा नहीं सकते हैं। इन सभी को एक म्यूजियम में रखा जाता है और साल में एक बार इनका ऑक्शन होता है, नीलामी होती है। जिस भी को भी ये चीजें पसंद आती हैं, उनको लेना चाहता है, तो उस नीलामी में इन चीजों को खरीद सकता है। ठीक है। तो बेटा जो भी गवर्नमेंट को गिफ्ट्स मिलते हैं,
जो भी देश के अंदर डोनेशन, दान आता है, ठीक है, ग्रांट्स आते हैं, जो भी देश की गवर्नमेंट को डिविडेंड, लाभांश लाभांश मिलता है, अगर गवर्नमेंट ने किसी विदेशी कंपनी के शेयर्स को खरीदा हुआ है, तो उसके भी जो लाभ मिलेगा गवर्नमेंट को विदेशों से, वो लाभ भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा। ठीक है, और क्या, डोनेशन हो गया, डिविडेंड हो गया। अगर बेटा हमने अपना पैसा ब्याज पे, इंटरेस्ट पे किसी को दिया है, इंटरेस्ट पे दे रखा है, ब्याज पे दे रखा है, तो उसकी जो हमें ब्याज मिलती है, उसकी जो भी हमें ब्याज मिलती है वो भी इसी के अंदर काउंट होगी। ठीक है, वो भी इसी के अंदर काउंट होगी। अगर जो भी अगर देश के बच्चे देश के बाहर जाके पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट, बेटा हस्तांतरण भुगतान, अगर देश में कोई भी बच्चा देश के बाहर जाकर जॉब करता है और क्योंकि उसकी फैमिली इंडिया में रहती है और अपनी फैमिली को वो पैसा इंडिया में भेजता है, तो जो पैसा बाहर से आ रहा है तो प्लस होगा। और अगर कोई विदेशी भारत भारत में रह रहा है, यहीं पे वो जॉब करता है और पैसा कमाकर यहाँ से इंडिया के बाहर भेजता है, तो उसको हम यहीं से माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो ये होता है हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट। तो उसको भी हम प्लस माइनस यहीं से करेंगे। इट मीन्स करंट अकाउंट के अंदर इन सब चीजों की एंट्री होती है, प्लस या माइनस। ठीक है, जो भी एंट्री होंगी प्लस माइनस वो सब की सब यहाँ से ही होंगी, करंट अकाउंट के अंदर होंगी। इतनी बात सबको क्लियर है मेरी यहाँ तक? ठीक है, तो बेटा ये है करंट अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पढ़ेंगे कि क्या होता है कैपिटल अकाउंट, पूंजीगत प्राप्तियां। बेटा कैपिटल अकाउंट क्या है, पूंजीगत प्राप्तियों से आप क्या समझोगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।